लिया। बड़ी शानदार मंदिर, आपकी आस्था थी, मेरी आस्था है। मस्जिद अक्सा से कोई माई का लाल मुझे इस आस्था से रोक नहीं सकता। वो कौम जो जिंदा रहने से ज्यादा मरने को तरजीह देती है, उस कौम को क्या डराते हो? नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। गाजा के नाम पर मौका, मुसलमानों को भड़काने का प्लान किसका? बाबरी का नाम मरने मारने की बात 24 से पहले और क्या क्या सुनने को मिलेगा? ये सारे बड़े सवाल हैं आज के। लेकिन इस बीच 24 के चुनावी रण से पहले 23 के सेमीफाइनल को लेकर लगातार रणभेरी बच चुकी है। लगातार इसको लेकर बयान तेज होते जा रहे हैं, लगातार इसका क्लाइमेक्स करीब आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह हो रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे की जंग आखिरकार किस मोड़ पर जाकर रुकेगी? गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई ने कुछ नेताओं और मौलानाओं को मौका भी दे दिया कि वो मुसलमानों को डराएं, भड़काएं और उनके सिर पर कट्टरता को हावी कर दें, ताकि वोट एकमुश्त बीजेपी के खिलाफ पड़ जाए। सपा के नेता है अबू आजमी। मौका जुमे की नमाज का था, गाजा में लोगों के लिए दुआ करनी थी। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इस मौके का इस्तेमाल जनाब ने कट्टरता की आग में घी डालने के लिए किया। उन्हें इस मौके पर बाबरी की याद आ गई। बाबरी के नाम पर उन्होंने मुसलमानों को भड़काने और बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुनिए। हमें रोकने की कोशिश मत करो। अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद थी, उसे मिसमार किया गया। यह बोल के मिसमार किया गया कि बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी। आपकी आस्था थी, आपकी ताकत थी, आपकी हुकूमत थी। आपने दिन के उजाले में उस मस्जिद को, पूरी की पूरी मस्जिद को शहीद कर दिया। क्यों? आपकी आस्था थी। कोर्ट से फैसला करवा लिया, मंदिर बनवा लिया। बड़ी शानदार मंदिर, आपकी आस्था थी, मेरी आस्था है। मस्जिद अक्सा से कोई माई का लाल मुझे इस आस्था से रोक नहीं सकता। अब जरा सोचिए, अल-अक्सा की बात कर रहे थे, ठीक है, फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, ठीक, गाजा में जो लोग मारे गए उसकी बात करिए, सब ठीक है, लेकिन यहां पर बाबरी के जिक्र की क्या जरूरत थी? क्या सवाल नहीं उठता कि अबू आजमी देश के मुसलमानों को कट्टरता के नशे में अंधा करना चाहते हैं? गाजा में हमास पर अटैक को मुसलमानों पर हमला बताना चाहते हैं और इसके आधार पर अपनी चुनावी रोटी सेकना चाहते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी, साहब इससे भी 2 कदम आगे बढ़ गए, मरने मारने की बात करने लगे। सुनिए। फासिला जितना है 2 सांसों के बीच, फासिला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत उतनी दूर है। क्या डरना? अल्लाह ने पैदा किया है, जब जान जानी हो जाएगी, लेकिन बुज़दिलों की तरह से जीना नहीं है। कहा था टीपू सुल्तान ने कि 1000 गीदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। वो कौम जो जिंदा रहने से ज्यादा मरने को तरजीह देती है, उस कौम को क्या डराते हो? आप सोचिए, कौम मरने से नहीं डरती है, बुज़दिलों की तरह जीना नहीं आता या जीना नहीं चाहते। अबू आजमी ये बोल रहे हैं और पीछे से क्या बात है, क्या बात है? यानी जो उनका एजेंडा था बहुत क्लियर है कि कैसे इस देश के एक समुदाय को बरगलाना है, भड़काना है। पहले वहां पर मुगलिया सल्तनत हुआ करती थी। आपको MIM के यूपी चीफ शौकत अली का नाम याद होगा। उनका बयान याद होगा कि 832 सालों तक शासन किया, कीड़े मकोड़ों की तरह पीछे हाथ बांध कर खड़े रहे थे। यह भी बयान कुछ उसी तरीके का है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि गाजा के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का प्लान किसका? बाबरी का नाम मरने मारने की बात 24 से पहले और क्या क्या? चुनावी प्लान इसीलिए मुसलमानों को डरा रहे भाईजान। सवाल यह भी सबसे बड़ा कि मुगलिया सल्तनत की धौंस मौलाना आखिर डराना किसको चाहते हैं? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुब्रास्ता आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगी। तारिक अहमद लारी भी आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता। आदिल हसन MIM पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदिल, चूंकि आप जुड़े हैं, आपसे ही मैं शुरू करता हूं। MIM के चीफ शौकत अली का बयान याद आ रहा है
कि 832 सालों तक तलवारों के दम पर शासन किया, कीड़े मकोड़ों की तरह हिंदुओं की तुलना उन्होंने कर दी थी। उसी तरीके का बयान मौलाना जर्जिस अंसारी का। तो मतलब एजेंडा एकदम क्लियर है कि कट्टरता जितनी फैला सकते हैं, एकमात्र प्लान 24 का। राकेश भाई, शौकत साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और पुलिस ने बाजाबते उनको क्लीन चिट दे दी है। इसलिए बार बार उनके बयान को प्रस्तुत तोड़ मरोड़ के किया जाता है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि मुगल सल्तनत रही है और बाबर जो आए थे वो इब्राहिम लोदी से उन्होंने वो लिया था, ऐसा नहीं कि किसी और से लिया था। तो यहाँ पर जो शासक थे उस वक्त राजाओं की बात थी, उस वक्त हिंदू मुसलमानों की बात थी। आज जहां तक आप मौलाना साहब की बात करें, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। और अबू आजमी साहब की बात करें तो अबू आजमी साहब से पूछिए उनके दोस्त जो हैं, उनके बड़े भाई आजम खान साहब कहाँ हैं और अखिलेश यादव कहाँ हैं। अखिलेश जी के तो अभी बीजेपी के लोग कांग्रेस में दिख रहे हैं और कांग्रेस के लोग बीजेपी में दिख रहे हैं। पहले वो सब फरियाल है, उसके बाद फिलिस्तीन और इजराइल करेंगे। अबू आजमी साहब से पूछिए कि अभी चुनाव है, मान रहे हैं कि चुनाव है, विधानसभा अभी स्थिति उनकी विधानसभा में गड़बड़ है, तो ये सब कर रहे हैं। अबू आजमी साहब को बोलिए कि पहले आजम खान साहब की चिंता करें। आदिल आपने बड़ी अच्छी बात बोली। मतलब आप ये मान रहे हैं कि बाबरी का नाम ले लिया तो ये सिर्फ चुनावी रोटी सेक रहे हैं अबू आजमी, आप ये मान रहे हैं? नहीं, अबू आजमी साहब का पुराना ट्रेंड है, वो ये सब करते रहते हैं। हम वो करते रहते हैं। उनकी स्थिति वो क्योंकि अब रेड उठ पड़ा है, ये हो भी सकता है कि भाजपा के कुछ लोग कैसेट भेज दे कि अबू आजमी साहब चलाइए ताकि रेड उठ जो पड़ा है उसमें कुछ आपको बचाव चाहते। ये हो सकता है। भाजपा डबल राजनीति करती है, इसमें एक्सपर्ट है। तो असदुद्दीन ओवैसी को भी कैसेट भेजा जाता है क्या? क्योंकि बाबरी का जिक्र तो वो भी करते हैं, इसी तरीके की भाषा उनकी भी है। सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर है और उनके जो बोलने का तरीका आप देखते होंगे राकेश भाई, एक बहुत सब और बहुत ही मुहज्जब होता है और बहुत क्वालिफाइड होता है, ये आप देखते होंगे। और वो बैरिस्टर है, लंदन से पढ़े लिखे, वो डिग्री नहीं छुपाते हैं, वो डिग्री दिखाते हैं। वो डिग्री छुपाने वाले में से नहीं है, लेकिन कुछ लोग डिग्री छुपाते हैं। 2009 में वो बाबरी का नाम ले सकते हैं। 2004 में वो इंटर के हो जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, मंत्री भी बने हुए हैं मोदी सरकार में। डिग्री कैसे छुपती है, दिखती है। आरटीआई हाई कोर्ट में अभी तक डिग्री नहीं दिया गया, आरटीआई में डिग्री नहीं दिया गया। छोड़िए ना, कहाँ पहुंच रहे हैं आदिल? बात कुछ और हो रही है, कहीं और आप पहुंच रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, आ रहा हूँ आदिल, आ रहा हूँ आदिल। मनीष शुक्ला जी, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर है तो बाबरी का नाम ले, मुसलमानों को भड़काए, खुली छूट है। अबू आजमी को खुली छूट नहीं है। देखिए, अबू आजमी के मुंह से निकले शब्द अखिलेश के इशारे पर दिए जा रहे हैं। और अबू आजमी समाजवादी पार्टी के पहले अंतिम नेता नहीं है, इसके पहले उनके सांसद शफीकुर रहमान बर्ग भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में समाजवादी पार्टी और घमंडिया दल के जो हालात हैं, अब उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्योंकि जनता ने यह तय कर लिया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो अब धार्मिक और जातीय आधार पर विभाजन पैदा करके ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। मेरा सवाल अखिलेश यादव से है कि अबू आजमी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, उनका बयान प्रभु राम के मंदिर पर जो अवैध जो विवादित ढांचा था उसको लेकर जो है, उस पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आज सवाल 832 साल शासन करने का और 800 साल शासन करने का, ये दम भरने वाले लोग भूल जाते हैं कि वो विदेशी आक्रांता थे और आपके पूर्वज भी उनसे प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए और बेचारे धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य हुए और आप आज इस रूप में हैं। तो वो विदेशी आक्रांताओं से जो अपने को जोड़ता है, निश्चित रूप से उसके भारतीय होने पर भी सवाल खड़ा होता है। ठीक ठीक। तारिक अहमद लारी जी, बाबरी के जिक्र की क्या जरूरत थी? बाबरी क्या चीज है मैं तो जानता भी नहीं। अच्छा, क्या मसला आप बताइए तो मैं तो। अच्छा, बाबरी का नाम ही आपने आज तक नहीं सुना? अबू आजमी का बयान दिखाइए इनको, इनके पार्टी नेता हैं। नहीं कह रहे हैं बाबरी क्या है मैं जानता ही नहीं हूं। तारिक अहमद लारी जी, आप बाबरी का नाम ही नहीं जानते हैं? भाई बाबरी क्या चीज है मैं जानूं तो पहले मुझे यही नहीं मालूम मैं बाबरी क्या है तो मैं उस पर क्या डिस्कशन करूंगा। अच्छा, बाबरी क्या चीज है आपको पता ही नहीं है। सुब्रास्ता, इससे बड़ा जोक कोई सुना आपने? देखिए दीपक जी, अभी ऐसे बहुत सारे जोक्स आपको मिलेंगे। अरे हमको जवाब तो दे दीजिए भाई। तारिक अहमद लारी जी, जवाब लेने के लिए एक बार आप अपने नेता आजम
नेता पहले आज़म स्टूडियो कुछ का बताएगा। मैं एंकर से पूछ रहा हूँ, पहले वो मुझे कुछ बताएंगे तब मैं आगे कुछ जवाब एंकर दूंगा। ने क्या बताऊं आपको? मुझसे भी पूछा सवाल, क्या बताऊं आपको? यही सवाल पूछा, चूंकि आपका ज्ञान बताइए तो बाबरी चीज है। आपकी नहीं, ज्ञान आपको सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया कि सवाल करने के लिए बुलाया? अरे सर और बिल्कुल, सवाल लेकिन मुझे तार्किक जो हो। बाबरी के बारे में आप बताएंगे कि फला चीज है बाबरी के साथ साथ अपना तो मैं नाम उस भी पे आगे भूल गए, जवाब तो दूंगा भ्रष्टा ना। बनाने पे अपना बयान दे रहा आप तो बता ही नहीं रहे कि बाबरी है क्या चीज। अच्छा, ठीक ठीक, मैं बताता हूं। सुब्रता, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी अब सुनिएगा तारिक अहमद लारी जी, वही बाबरी जिसके लिए आपकी पार्टी की सरकार ने गोलियां चलवा दी थी, याद आया कुछ? कौन सी गोलियां चलाई, कब मेरी कौन सी सरकार थी गोलियां जो चलाई? गोलियां चला रही कैसे थी? गोलियां कहाँ चलती इनके चक्कर में हैं? है? अब ये सब कुछ आपको अरे बताना सर, पड़ेगा। किस साल में समाजवादी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये तो बता दीजिए। तारिक अहमद लारी जी, या तो आप सीधे से बोल दीजिए कि मैं सवाल का जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं नहीं, सवाल मैं को स्किप पूरा करता हूं। जवाब देना चाहता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, समाजवादी गोलियां किसने पार्टी चलवाई थी ने भाई? कौन सी गोलियां जाकर उनके चलवाई पुत्र थी? अखिलेश यादव से पूछिए। समाजवादी पार्टी ने कौन से उसमें गोलियां चलवाई थी, ये तो बताइए। जाकर उनके पुत्र अखिलेश यादव से पूछिए, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए, बात कर रहे हैं हम अखिलेश यादव जी से। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए। समाजवादी पार्टी ने कब गोलियां चलवाई? और ये भड़काने वाला, बरगलाने वाला एजेंडा नहीं चलेगा यहाँ पर। गोलियां चलवाई कब गोलियां चलवाई? समाजवादी पार्टी की तो सरकार ने पूछिए ना भाई, कौन सी आपको गोलियां बेहतर चलवाई? याद होना चाहिए। कौन सा साल अरे था? घड़ी में आपको कितने याद है बजकर ना? कितने मिनट कितने सेकंड हो रहे थे? आपको याद दिन है का ना? पहर कौन सा था? आपको सुबह थी, याद है? दोपहर थी, शाम थी, आपकी तो या पूरी फिर टीम रात बैठी थी? हुई है पांडे जी। किस जगह पर, स्टूडियो किस में तो मोहल्ले आपकी की, पूरी- किस गली में गोलियां चली थी? अरे देखिए, अबू आजमी का बयान चलवा दीजिए। स्टूडियो में सारी टीम बैठी है, वहां से बताइए तो। अरे छोड़िए ना, आप नहीं जवाब देना चाहते हैं, मुझे पता है आप नहीं जवाब देना चाहते हैं। तारिक अहमद लारी जी, आप सिर्फ टाइम पास अरे करना मैं चाहते पूरा जवाब देने हैं। को सुब्रता, तैयार ये हूं, सिर्फ सर। टाइम पास करना चाहते हैं। पांडे अरे जी, आपको मैं नहीं पूरा पता है जवाब तो देने को पूछिए तैयार अखिलेश हूं। यादव से। पूछिए तो सवाल। आप सवाल है मुलायम तो सिंह पूछिए, यादव जी के आप पुत्र हैं, राकेश राष्ट्रीय जी, अध्यक्ष आप झूठे हैं, सवाल उनको पूछ रहे बेहतर हैं। याद होगा। आप झूठे सवाल राकेश जी। पूछ रहे हैं तो मैं क्यों जवाब दे चलिए, पाऊंगा? सुब्रता क्या को जवाब सुनिए। दूंगा मैं? राकेश जी, ये तो खैर पचने वाली बात नहीं है कि ये पैनलिस्ट को जवाब नहीं पता, लेकिन मैं इनको वो घटनाक्रम याद करवा देती हूँ। वो घटनाक्रम कोई हिंदू याद नहीं करना चाहता, लेकिन कोई बात नहीं। 30 अक्टूबर 1990 उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? इनको याद नहीं होगा, क्योंकि इनको ये भी नहीं याद होगा कि उसमें मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब साधु संतों की भीड़ कार सेवकों के लिए हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ना शुरू करती है, तो इन्हीं की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह यादव की सरकार, उन्होंने अयोध्या में कर्फ्यू लगवाया। और उसके बाद इतनी संख्या चूंकि बढ़ गई थी कार सेवकों की, उन हिंदू कार सेवकों की संख्या बढ़ गई थी जो जेन्युइनली चाहते थे कि राम मंदिर बने, जिसका आज एक तरह से हम देख रहे हैं कि भव्य परिणति आज हम देखने के लिए बिल्कुल कृत संकल्प भी हैं। और बहुत हम अभिभूत हो जाते हैं सोच करके कि हमारे जीवन काल में ये दिन आया। उसी दिन 30 अक्टूबर 1990 को उन्होंने साधु संतों की उस भीड़ पर गोलियां चढ़वाई थी। अगर ये इतिहास आपको नहीं पता तो मुझे नहीं मालूम नेता जो सपा के यहाँ बैठे हुए हैं वो नेतागिरी किस बात की कर रहे हैं। अपने प्रदेश अब मैं जवाब उत्तर देना प्रदेश का चाहूंगा। ये इतिहास अगर आपको नहीं याद है, जिसको एक काला चैप्टर के रूप में देखा जाता है, काले अध्याय के रूप में देखा जाता है, तो मैं आपसे क्या बात करूं? ऐसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन तो हो ही नहीं, नहीं वो तो अभी कहेंगे कि अबू आजमी ने क्या कह दिया। हाँ, बोलिए लारी साहब, बोलिए। जी। और मैं अबू जवाब देना आजमी की चाहूंगा। जहां तक बात है, तो अबू आजमी जैसे कितने छुट भैया आए और गए। अब अबू आजमी के ही तो बहुत बड़े गुरु हुआ करते थे, आज उनकी राजनीति में चर्चा भी नहीं होती, आजम खान की। और ऐसे लोगों की चर्चाएं नहीं होंगी, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने राजनीति करना शुरू की, एक तरह से ध्रुवीकरण का, और ध्रुवीकरण के बाद सांप्रदायिकता का जहर घोलना शुरू किया हिंदू समाज में, और हिंदू समाज के बाद मुसलमान समाज को भी अपने चपेट में ले लिया। ये राजनीति अब नहीं चलेगी। अब ये AIMIM के नेता हों, ये समाजवादी पार्टी के नेता हों, इनको ये समझना होगा, हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो गरीब है उसके लिए मोदी जी के पास योजना है। आदिल आ रहा हूं, लारी साहब बोलिए पहले आप। अगर वो महिला है तो उसके लिए मोदी जी के पास योजना है, जो बिना यह देखे कि यह हिंदू है या मुसलमान है, उसके घर पर वो योजनाएं पहुंचती हैं। जब गैस का सिलेंडर जला तो समाजवादी पार्टी के ही कई कार्यकर्ता, मुस्लिम कार्यकर्ताओं के यहाँ भी वो गैस का सिलेंडर गया, जिसकी वजह से इनकी सरकार भी चली। ठीक, सुब्रता आ रहा हूं, लारी साहब बोलिए। देखिए, अब उन्होंने कोई इतिहास बताया है मुझको,
तो और मुझको कह रहे हैं कि ऐसा नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। तो सुभाषा जी, पहले बात मैं आपको बता दूं, 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई गोली नहीं चली। गोली चली जनता दल की सरकार में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरएस मुंबई मुलायम सिंह जी, मुख्यमंत्री जरूर थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया, तो आप लोग आज अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना काहे परेशान रहते हैं? इंडिया अलायंस को बनने दीजिए ना, उसके बाद आप समझ गई मैं क्या कहने जा रहा हूँ, आप समझ गई तभी आपने टोका मुझको। नहीं, मैं कुछ नहीं समझी, मैं ये समझना, ये देखिए राकेश जी, नेताओं के साथ टोका टोकी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रदेश का कोई हो, ठीक, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन टीवी पर आके बोल देंगे कि अच्छा ठीक है, सुभाष एक बार सुन ही लेते हैं लारी साहब कहना क्या चाह रहे हैं। बोलिए लारी साहब, बोलिए आप कितनी दलीलें दे सकते हैं, कैसे बरगला सकते हैं, कैसे सवालों से भाग सकते हैं, जरा देश भी देखे। बोलिए। मैं साफ बात कर रहा हूं कि आरएस मुंबई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के, जब 1990 में गोलियां चली तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी क्या अग्री नहीं करते थे? विरोध था मुलायम। नहीं भाई एक मिनट सुब्राज साहब रुकिए। अरे लारी साहब सुनिए ना, एक पार्टी का, अरे सुनिए भाई, आप एक चीज में काउंटर करूंगी। कंटेंट ऑफ कोर्ट। अरे रुकिए पहले, तारिक अहमद लारी जी प्लीज, तारिक अहमद लारी जी, सुब्रास्ता आ रहा हूं। अरे लारी साहब सुनिए ना भाई, राकेश भाई, अरे सुना करिए, एक मिनट आदिल प्लीज। अरे लारी साहब सुनिए ना, लारी साहब सुनिए प्लीज, सुनिए। अब आपको ये पता होगा कि एक मुख्यमंत्री को पार्टी के अध्यक्ष बर्खास्त नहीं करते हैं, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, और फैसला सरकार का मुख्यमंत्री लेते हैं। या तो कह दीजिए कि मुलायम सिंह यादव तब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री थे। सुब्रास्ता बोलिए, आप क्या कह रही हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब 30 अक्टूबर 1990 में गोलियां चली कार सेवकों पर, तो क्या तारिक अहमद लारी मुझे वो लेटर दिखा सकते हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव ने लिखा हो कि मैं गोलियां तो चलवा रहा हूं, लेकिन मैं जनता दल जो गठबंधन में उसके फैसले से के साथ नहीं हूं, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि कार सेवकों पर गोलियां चल रही हैं। यह तो मैंने, तो हंसिए मत ना तारिक अहमद लारी, आप देखने में सुनने में ऐसे एक अभद्र और ऐसे नेता के रूप में परिचय आप अपना दे रहे हैं जिसको कुछ अपने प्रदेश की लारी साहब आ रहा हूं। मनीष जी एक लाइन कह दो, फिर मैं आ रहा हूं। एक मिनट प्लीज। अरे लारी साहब सुनिए ना, आप जो हंस रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है, लग रहा है कि आप हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं मनीष शुक्ला जी, और आप हंस रहे हैं एक वोटर के ऊपर जिसको पूरी जानकारी है। हंसिए, यही तो कह सकते हैं। आप लोगों को जवाब इसीलिए हम सिर्फ चुनाव में देते हैं, इसीलिए हम आप जैसे लोगों को जवाब चुनाव में देते हैं। सुब्राज प्लीज, तारिक अहमद लारी साहब आपने हंस लिया, मनीष शुक्ला जी क्या हिंदुओं को ये चिढ़ा नहीं रहे हंसकर? तारिक अहमद लारी जी देखिए राकेश जी, दरअसल पूरी समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में हंसी का पात्र हो चुकी है, और इसको ये इतनी गंभीर विषय को ये हंसी में टालना चाहते हैं। अबू आजमी को तो जानते ही होंगे, अबू आजमी का आज का बयान अगर देखे बिना डिबेट पे आए हैं, तो ये भी इनकी पार्टी का यही रवैया है कि अपने पार्टी के नेताओं के बयान को भी इनको नहीं संज्ञान में है। और देखिए अबू आजमी ने जो कहा है, मैं फिर से दोहराऊंगा, अखिलेश यादव के इशारे पे कहा है, साथ ही साथ अबू आजमी वही रोल निभा रहे हैं जैसे कश्मीर में अलगाववादी निभाते थे। जो गरीब बच्चे थे वहां के, जो मजलूम थे, उनके हाथों में पत्थर पकड़ाते थे और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा करते थे। अबू आजमी भी उनके बच्चों की आज स्थिति देख लीजिए और आज का बयान देख लीजिए। बयान के माध्यम से वो मरने मारने की बात कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए सुख सुविधा और विदेश में पढ़ने की व्यवस्था की है। अभी जो सुब्रता जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उस आधार पर हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में चल रही है। लेकिन ये जो कौम के रखवाले बनने का नाटक कर रहे हैं, दरअसल सबसे बड़े दुश्मन ये अपने कौम के ही है। ठीक है आदिल, आप बोलिए, लेकिन एक सवाल ऐड करता हूं। बार बार बाबरी का नाम लेंगे, कहेंगे कोर्ट से फैसला करवा दिया, और ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी से भी ऐसे ही बयान आते हैं, कौम डरने वाली नहीं है, मरने मारने की बात है। तो इससे इस देश के मुसलमानों को किक मिलती है क्या कि यही हमारे सबसे बड़े रहनुमा हैं, इन्हीं को वोट देना, बीजेपी से डर जाओ? राकेश भाई, इतना बड़ा इल्जाम मुलायम सिंह पर है तो बीजेपी ने उनको अभी पद्म भूषण दिया है, अभी मोदी सरकार ने उनको दिया है। जिस पर इतना बड़ा इल्जाम हो उसको आप सम्मानित करते हैं
और उसके बाद मोदी जी को उन्होंने पार्लियामेंट में मुलायम जी ने आशीर्वाद दिया था कि 2019 में आप फिर से प्रधानमंत्री बनिए, तो पद्म भूषण नहीं देना चाहिए था। तो मोदी जी ने गलत किया क्या? सुब्रास्ता से पूछिए, मोदी जी को चिट्ठी लिखे उन्होंने इतना बड़ा पाप किया मोदी जी ने। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पे 2000 अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में शुरू हुआ था मदरसा मॉडर्नाइजेशन, उसको तनख्वाह उसमें नॉन मुस्लिम टीचर भी हैं। 2017 से लेकर आज तक उसको योगी सरकार ने तनख्वाह नहीं दिया। उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें अपर कास्ट के भी टीचर हैं, उसमें मुस्लिम के अलावा नॉन मुस्लिम टीचर भी हैं, लेकिन उनको तनख्वाह 2017 से नहीं मिली है। ये सबका साथ सबका विकास तो दिखता नहीं है। ये बतलाएं कि कहाँ से सबका साथ है। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। परमिशन के खुले हुए हैं। हाँ, आप जांच कीजिए, अगर आपको लगता है तो जांच आ जाओ तो जूतों चप्पलों से स्वागत करो। जांच कीजिए, अरे आप जांच कीजिए ना भाई, बात कर लीजिए। हमने कभी नहीं जांच से रोका है। अगर आपको लगता है कहीं कमी पर तो आप जांच कीजिए, इसमें क्या दिक्कत? ठीक है सुब्रास्ता जी, देखिए, चूंकि मुझसे सवाल पूछा गया है दीपक जी, मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं आदिल हसन साहब कि अगर क्या दिया है भारतीय जनता पार्टी ने पद्म भूषण और पद्म अवार्ड की अगर हम बात करेंगे ना आदिल हसन, तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने गोपीनाथ बोरदोलोई को, जो कांग्रेस के नेता थे, दिया था भारत रत्न, पहला पद्म अवार्ड भारत रत्न। इस तरह की जो शुरुआत है असली नेताओं को देना, इसने शुरू की थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव को मिलने के खिलाफ मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। ये मोदी जी ने दिया हो, उनकी टीम में किसी ने दिया हो कहीं में, लेकिन सुनिए तो सवाल मुझसे पूछा गया है, सपा के नेता इतना क्यों बौखलाए हुए हैं? इनको दिक्कत यही है कि जहां पे मुझे जरूरत होता है मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बुरा भला कहती हूँ, और दिक्कत पेट में दर्द इनको नेताओं को यही है कि अब क्या करें, अब क्या करें? ये तो हमारे पाले में खेल ही नहीं रही। भाई आप सुनिए तो, तारिक अहमद लारी, आप सुनिए तारिक अहमद लारी, सुनिए समाजवादी पार्टियों, मैं इसलिए बोलूंगी लगातार। लारी साहब प्लीज सुन लीजिए। अभी सवाल उठा कि इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया, तो जवाब आ रहा है तो सुन लिया करिए सर, इसीलिए मैं बीच में नहीं आ रहा। प्लीज बीच में कोई नहीं, सिर्फ सुब्रास्ता की आवाज ऑन एयर जा रही है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर के बाद इस देश में कोई समाजवादी नेता पैदा ही नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव जी के जो पिता हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं, उनको पद्म अवार्ड दिया जाना मुझे नहीं पचता, क्योंकि मुझे अपना प्रेजेंट इतिहास याद है और मैं उस इतिहास में कभी भी किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकती अगर वो मुलायम सिंह यादव को बहुत बड़े कद का नेता बताते हो। ये तो वही बात हो गई कि कल लालू यादव को कोई उठ करके पद्म अवार्ड दे दे, तो ये मोदी सरकार दी है ना, लेकिन मोदी सरकार ने दिया। राकेश भाई पूछिए। अरे तो बोल तो दिया आदिल, आप किस तरीके से वो तो कह रही है शुभ्रास्ता की वो इसके खिलाफ है। मोदी जी को चिट्ठी लिखे ना, से होना चाहिए था, मोदी जी चिट्ठी लिखे। वक्त इससे ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा है, वक्त इससे ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा है, और ये समझना चाहिए था तारिक अहमद लारी जी। और आप एक एजेंडे के साथ आए थे कि अबू आजमी पर नहीं बोलना है, बाबरी पर नहीं बोलना है, टाइम को कैसे स्किप करना है, कैसे खाना है। आप सिर्फ इसी एजेंडे के साथ आए थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।